Record. या आप सभी को नमस्कार। कल जो नमस्कार सर। या नमस्कार। कल जो हम लोगों ने 32nd कारिका देखी थी, उसको आज एक बार और देखते हैं। क्योंकि कल मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा कंफ्यूजन है। शायद मेरे सोचने में भी, मेरे समझाने में भी, और आप लोगों के समझने में भी। तो उसको दोबारा देखते हैं। और आपके माइंड में जहां पर भी क्वेश्चन आता है, आप उसको काइंडली एक बार पूछ लीजिएगा। तो चालू करते हैं 32nd कारिका से। इसमें ये बोलते हैं, जैसे हमने कल देखा, कि ऑर्गन जो हैं इन वो 13 प्रकार के हैं। और ये 13 प्रकार के ऑर्गन आप लोग सब लोग जिनका माइक म्यूट नहीं है, उसको काइंडली म्यूट कर लीजिए। ओके। तो ये 32वीं कारिका ये बोलती है कि ऑर्गन्स जो हैं वो 13 प्रकार के हैं, 13 काइंड के हैं। और ये जो फंक्शंस करती हैं, उन फंक्शंस को डिफाइन किया हुआ है। ये 3 प्रकार के फंक्शन करती हैं। हमारे 13 ऑर्गन 3 प्रकार के फंक्शन करते हैं। एक फंक्शन है जिसको कि हम बोल सकते हैं सीज करना, धारण करना, पकड़ के रखना। दूसरा है जिसको कि हम बोल सकते हैं कि सस्टेन करते हैं, मतलब जो हो रहा है उसको होने दे रहे हैं। और तीसरा है कि हम उस पे प्रकाश डालते हैं, मतलब इल्यूमिनेट करते हैं, मतलब उसके कारण से ज्ञान लेते हैं। और ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ये ऑर्गन्स किन ऑब्जेक्ट्स पे काम करते हैं? ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो 10 प्रकार के हैं। और वो ऑब्जेक्ट भी सेम तरह के ही हैं। उन ऑब्जेक्ट को आप सीज कर सकते हो, उन ऑब्जेक्ट को आप सस्टेन कर सकते हो, उन उन ऑब्जेक्ट को आप इल्यूमाइन कर सकते हो, प्रकाशित कर सकते हो। तो ऑर्गन का काम और ऑब्जेक्ट के काम में फर्क क्या है? ऑर्गन करता है और ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है। ऑर्गन सीज करता है, ऑब्जेक्ट सीज होता है। ऑर्गन सस्टेनिंग मोड में जाता है और ऑब्जेक्ट जो है वो सस्टेन होता है। ऑर्गन जो है वो प्रकाश डालता है और ऑब्जेक्ट जो है वो प्रकाशित होता है। इसका मतलब यह है कि ऑर्गन फंक्शन कर रहा है, और फंक्शन किसके ऊपर कर रहा है? ऑब्जेक्ट के ऊपर फंक्शन कर रहा है। तो ये कह रहे हैं कि 13 प्रकार के ऑर्गन हैं जो फंक्शन करते हैं, और 10 प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर फंक्शन होता है। अब वो 13 प्रकार के ऑर्गन 3 प्रकार के फंक्शन कर सकते हैं: पकड़े रखना, चलाए रखना, और उसके बारे में ज्ञान लेना या उसको प्रकाशित करना। और जो ऑब्जेक्ट हैं 10, उनके ऊपर भी 3 प्रकार का फंक्शन होता है। एक, उनको पकड़ा जाता है, उनको चलाया जाता है, और उनको प्रकाशित किया जाता है। और यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। ओके। तो यहां से आगे बढ़ते हैं। अब इनके हम लोग स्पेसिफिक केसेस देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमने ये देखा था कि जो ये ऑर्गन हैं, ये 11 प्रकार के इंद्रियां हैं। और दो प्रकार हैं जिसमें कि एक बुद्धि है और एक अहंकार है।
ये 11 प्लस 2 मिला के 13 ऑर्गन्स की बात हो रही है। ऑर्गन वो है जो एक्ट करता है, जिसमें एजेंट का पावर होता है, वो कुछ कर्म करता है, उसमें कुछ डूअरशिप होती है। और ये एक्शन जब भी होगा तो उसके अंदर कुछ फंक्शन करने की कैपेसिटी होगी। अब ये एक्शन क्या हो सकता है जो ऑर्गन करता है? या तो पकड़ सकता है, या तो चला सकता है, या तो उसको प्रकाशित कर सकता है। तो ये तीन प्रकार के एक्शन इन ऑर्गन्स जो 13 हैं वो करती हैं। अभी उसमें हम देखते हैं कि जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं वो क्या एक्शन करती हैं? कर्म का एक्शन करती हैं। और उनका जो कर्म का एक्शन है उसको हम बोल सकते हैं वो धारण करते हैं, सीज करते हैं। हाथ से हम पकड़ते हैं किसी वस्तु को, पैर से हम धरती को पकड़ के चलते हैं, मुंह से हम वायु को पकड़ के उसको शब्दों में बाहर निकालते हैं, स्पीच करते हैं। तो उसी तरीके से ये जो पांचों कर्म इंद्रियां हैं इसमें पकड़ के उसके बाद काम होता है, और इसमें एक्शन है, इसमें कर्म है। जो हमारे, हम बोलेंगे कि जो मानसिक तत्व हैं, प्रिंसिपल हैं, ऑर्गन हैं, उसमें अगर हम गिनते हैं बुद्धि को, अहंकार को, मानस को, तो ये क्या करते हैं? ये जो हमारा प्राण चल रहा है ये प्राण को मेंटेन करते हैं। ये हमारे प्राणों को दबाते नहीं है, रोकते नहीं है, हमको प्राण रोक के मारने की कोशिश नहीं करते हैं। ये हमको जीवित रखने की कोशिश करते हैं, प्राणों को चलाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको भी चलने के लिए प्राण चाहिए। बुद्धि को प्राण चाहिए, अहंकार को प्राण चाहिए, मानस को प्राण चाहिए। तो ये सस्टेन करते हैं। इनका एक्शन रहता है सस्टेन करने वाला, चलाए रखने वाला। और जो हमारे अंदर में पांच ज्ञान की इंद्रियां हैं, उनका काम रहता है प्रकाशित करना। तो वो जिस वस्तु पे भी जाती है, नजर पड़ती है, या कान सुनता है, या कोई भी इंद्री जिस वस्तु पे भी ध्यान लगाती है उसको प्रकाशित करती है, उससे ज्ञान उठाती है और उस ज्ञान को अंदर लेके आती है। तो ज्ञान इंद्रियों का काम है प्रकाशित करना। जो तीन इंटरनल ऑर्गन हैं, बुद्धि, अहंकार, मानस, इनका काम है चलाए रखना, प्राणों को जिंदा रखना, जीवित रखना। और जो पांच कर्म इंद्रिय हैं इनका काम है सीज करना, पकड़ के रखना, कर्म करना, ताकि जिस पर्पस के लिए वो है वो पर्पस पूरा हो। मुंह के माध्यम से हम बोल सकें, हाथ के माध्यम से हम पकड़ सकें, पैरों के माध्यम से धरती को पकड़ के हम चल सकें, एक्सक्रीटरी ऑर्गन से जिस चीज को हमको एग्जीक्रीट करना है, जिस खराब बॉडी के मटेरियल को निकालना है उसको हम पकड़ के निकाल सकें। और जो सेक्सुअल ऑर्गन है उससे हम एक्शन करके प्लेजर ले सकें या रिप्रोडक्शन कर सकें। तो ये हमने देखा कि 13 जो ऑर्गन हैं उनके अलग अलग एक्शंस क्या हैं, कहाँ पर वो सीज कर रहे हैं, कहाँ पर वो सस्टेन कर रहे हैं, और कहाँ पर वो प्रकाशित कर रहे हैं, इल्यूमाइन कर रहे हैं, ज्ञान उठा रहे हैं। अब यहां तक सबको क्लियर है? कि किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो बोल लीजिए डाउट नहीं है, तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। सर क्लियर है बिल्कुल आज।
ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं और आगे। अब हम लोग ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। तो हमने ये देखा कि अगर हम सीज करते हैं तो किसी ऑब्जेक्ट को सीज करते हैं, सस्टेन करते हैं तो किसी ऑब्जेक्ट को सस्टेन करते हैं, और प्रकाशित करते हैं, ज्ञान उठाते हैं तो किसी ऑब्जेक्ट का ज्ञान उठाते हैं। तो इसलिए इनको ऑब्जेक्ट बोला जाता है। और इंद्री या ऑर्गन जिसके ऊपर काम करते हैं उनको ऑब्जेक्ट बोला जाता है, और जो काम करता है उसको ऑर्गन बोला जाता है। तो यहां पर ये बोलते हैं कि हमने देखा कि 13 प्रकार के ऑर्गन हैं, और ऑब्जेक्ट जो इनके हैं वो 10 फोल्ड है। और ये 10 फोल्ड ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है कि एप्रीहेंड होता है। एप्रीहेंड मतलब पकड़ना, सस्टेन होता है मतलब चलाए रखना, और इल्यूमाइन होता है मतलब उस पर रोशनी डाल के उसका ज्ञान उठाना। तो ये वही बात कहते हैं कि जो भी ऑर्गन्स ऑफ एक्शन हैं वो स्पीच, लोकोमोशन, एक्सक्रीशन, ग्रेटिफिकेशन, और हम बोल सकते हैं कि हाथों से मैनिपुलेशन, इस तरह के काम करते हैं। लेकिन इस तरह के काम जो हैं वो 10 ऑब्जेक्ट्स पे कर सकते हैं। 10 कौन से हैं? हमने देखा था कल की 5 फिजिकल हैं, 5 मेंटल हैं। तो यहां पर भी वही बात है, इसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया है नॉन सेलेस्टियल और सेलेस्टियल। सेलेस्टियल मतलब जो कि सूक्ष्म है, ऊंची दुनिया में है, और नॉन सेलेस्टियल मतलब जो धरती पे है और ग्रॉस है। एक सटल है, एक ग्रॉस है। तो इसलिए 10 प्रकार के वस्तुओं पे, ऑब्जेक्ट्स पे 5 कर्मेंद्रियां काम कर सकती हैं। 5 बाहर और 5 अंदर। अब अंदर क्या हो सकता है? अंदर वो थॉट को बोल सकती है, अंदर में वो स्पीच पैदा कर सकती है, जो बाहर किसी को सुनाई नहीं देगा, लेकिन हमारा मन हमसे अंदर बात करता है। सेकंड, अंदर हम एक थॉट को पकड़ के मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे हम हाथ से किसी वस्तु को पकड़ के घुमा सकते हैं, उल्टा रख सकते हैं, उसी प्रकार से हम अपने माइंड के अंदर किसी न किसी थॉट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तीसरा, हम थॉट को मूव कर सकते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी। हमारा मन धरती पे है, फिर सडनली हम चांद के बारे में सोच सकते हैं, तो हमारा थॉट मूव होता है पॉइंट ए से पॉइंट बी, धरती से चंद्रमा। तो इस तरीके से जो भी 5 कर्मेंद्रियां हैं वो बाहर की दुनिया में 5 कर्मेंद्रियां, बाहर की दुनिया में 5 ऑब्जेक्ट पे, और अंदर की दुनिया में 5 ऑब्जेक्ट पे काम कर सकती है। इसलिए 10 ऑब्जेक्ट की बात की जाती है। अब सिमिलरली अगर हम बात करते हैं अंदर के 3 इंटरनल ऑर्गन्स का, मतलब बुद्धि, अहंकार और मानस का, तो इनका भी जो असर है वो सीधा का सीधा वो 5 वायु, 5 प्राणों पे पड़ता है। और ये जो 5 वायु हमारे अंदर आती है वो पंच महातत्वों के कारण आती है। हमारा शरीर है, इसलिए अंदर वो प्राण चल रहे हैं। शरीर नहीं होगा तो प्राण चलेगा नहीं। तो अंदर के जो 3 है, बुद्धि, अहंकार, मानस, उनका भी बाहर 5 तत्वों से, महाभूतों से डायरेक्ट संबंध है। अभी उसमें देखा जाए तो जैसे ये धरती है, ये धरती जो है ये 5 तन्मात्राओं की बनी हुई है। मतलब आप बोल सकते हैं साउंड की, वाइब्रेशन की, शब्द की, पहला। उससे हमारा बनता है स्पर्श, स्पर्श से बनता है रूप, रूप से बनता है रस,
रस से बनता है गंध। तो गंध जो है उसमें पांचों तन्मात्राएं हैं, और उन पांच तन्मात्राओं के कारण पृथ्वी बनती है। तो इसलिए पृथ्वी जो है उसमें पांच तन्मात्राओं का प्रेजेंस है। और वो भी, ये जो पांच एलिमेंट्स हैं, इनको भी हम बोल सकते हैं सेलेस्टियल, नॉन सेलेस्टियल। कि पांच वो हैं जो कि स्थूल रूप में हैं, और पांच वो हैं जो कि सूक्ष्म रूप में हैं, अंदर में हैं। अभी आ, वापस वही बातें आती हैं, अंदर का साउंड, अंदर का टच, अंदर का रूप, अंदर का रस, और अंदर का गंध। तो हमने कल ये डिस्कस किया था कि हमको कई बार अंदर आवाज सुनाई देती है, कई बार अंदर स्पर्श का एहसास होता है, कई बार अंदर कुछ रूप दिखाई देते हैं, कई बार अंदर कुछ खाने का स्वाद मिलता है, और कई बार अंदर किसी फूल का गंध आता है। तो इस कारण से इन तीन को लेकर, बुद्धि, अहंकार और मानस को लेकर भी 10 ऑब्जेक्ट बोले जाते हैं। पहले हमने देखा कि 10 कर्म इंद्रियों को लेकर भी 10 ऑब्जेक्ट बोले जाते हैं। अभी हमने देखा कि बुद्धि, अहंकार और मानस के लिए भी 10 ऑब्जेक्ट बोले जाते हैं। और उसी प्रकार से जब आप ज्ञान के उस पे आते हैं, इंद्रियों पे, तो हमको हमको ज्ञान कैसे मिलता है? हमको ज्ञान या तो साउंड से मिलता है, या तो टच से मिलता है, या तो फॉर्म से मिलता है, या तो टेस्ट से मिलता है, या तो ओडर या गंध से मिलता है। तो ये सब भी वापस ग्रॉस या सटल हो सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि स्थूल या सूक्ष्म ये हो सकते हैं। इसलिए ज्ञान की जो इंद्रियां हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उसके भी 10 ऑब्जेक्ट होते हैं। तो प्राइमरीली आपको ये समझना है कि ये सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड की, ग्रॉस वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं। ग्रॉस वर्ल्ड के साथ सटल वर्ल्ड की भी बात कर रहे हैं, 13 के 13 ऑर्गन्स के लिए। इसका मतलब हमारे अंदर के जो 13 ऑर्गन हैं, वो बाहर की दुनिया के लिए भी हैं और अंदर की दुनिया के लिए भी है। बाहर की दुनिया के 5 ऑब्जेक्ट होते हैं, अंदर की दुनिया के भी उनके करस्पॉन्डिंग 5 ऑब्जेक्ट होते हैं जो सूक्ष्म। जी, हाजिर रहेगी, समान रहेगी। तो यहां तक समझ में आया कि अभी कोई डाउट है? क्लियर है। क्लियर है? क्लियर। जी सर। तो फिर अभी आगे बढ़े, या जी। किसी को इस कारिका के बारे में बात करनी हो तो कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया है, आधा समझ में आया है, थोड़ा सा छूट गया है समझना, तो पूछ सकते सर, मैं पूछ सकती हूँ एक चीज? हैं। हाँ, पूछिए। सर, मैंने कल क्लास नहीं अटेंड करी थी, ओके। बट आज मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। एक चीज मुझे नहीं समझ में आ रही कि आपने परसों ये बताया था कि जो हमारे 5 वायु हैं वो परसों परसों नहीं, कल बताया था। वायु के बारे में 2 दिन पहले भी बात हुई थी शायद। हाँ, बात हुई थी, राइट, ओके। तो हमारे जो 5 वायु हैं वो हमारे सटल बॉडी के, ये बुद्धि, अहंकार, मनस को उनकी वजह से है। हाँ, उनके साथ उनका कनेक्शन है। उनके साथ उनका कनेक्शन है। अगर हम्म। प्राण और ये 5 टाइप के वायु नहीं होंगे तो हम्म। बुद्धि, अहंकार, मनस नहीं होंगे। हम्म। तो एक तो ये बात मुझे नहीं समझ में आई, क्योंकि मूल प्रकृति जब मैनिफेस्ट हो रही है तो सबसे पहले बुद्धि आ रही है, बुद्धि से अहंकार आ रहा है, अहंकार जब तमस हो रहा है तो वो मनस को
क्रिएट कर रहा है, हम्म तो सॉरी, जब वो सत्व की तरफ जा रहा है तब वो मनस को क्रिएट कर रहा है। हम्म तो ऐसे कैसे कि ये तीनों सटल जो हैं, हम्म बुद्धि, अहंकार और मानस, ये प्राण वायु से क्यों डिपेंडेंट है, उन पे क्यों डिपेंडेंट है? और अगर उन पे डिपेंडेंट है तो ये तो फिर उन बुद्धि से ऊपर हो गए। इनको फिर 25 तत्वस में हम कहाँ पे प्लेस करें? अगर ओके। बुद्धि, अहंकार, मानस ही इन पे डिपेंडेंट है, वो नहीं होंगे तो बुद्धि, अहंकार, मानस नहीं होंगे। ओके, तो वो था 29th कार्य का जिसकी आप बात कर रही हैं, तो अपने चलते हैं वापस उस पे। तो कहते हैं कि सर 32 करिका का चीज कुछ बताइए। किसका? ये 32 करिका जो है ना, ये जो हाँ, और 13 जो अभी किए ना, हाँ हाँ, उसका एक जीस्ट, क्योंकि जो भाष्य हो जाता है ना तब उसका याद नहीं जिस्ट रहता। बड़ा सिंपल है। कारिका का जो डायरेक्ट ट्रांसलेशन है हम्म वो सिंपल है। एक्चुअली ये जो कारिकाज है ना, ये बहुत टाइट लिखी हुई है सूत्रों की तरह, इसमें एक भी एक्स्ट्रा वर्ड डाला हुआ नहीं है। तो इसकी मीनिंग बहुत ही कंसाइज है। ओके, तो ये ट्रांसलेशन में ये बोलते हैं कि ऑर्गन्स जो हैं वो 13 काइंड के होते हैं, 13 प्रकार के होते हैं, और वो जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो तीन है। एक सीज करना, एक सस्टेन करना, और एक और इल्यूमिनेट करना। illuminate। हाँ, सीज करना मतलब ऑर्गन जो है वो पकड़ लेता है। सस्टेन करना मतलब जो चल रहा है उसको चलाता रहता है। और इल्यूमिनेट करना मतलब जो अंधेरे में है, जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, उसके बारे में जानकारी पैदा करके निकालना, उसको उस पर रोशनी डालना ताकि हमको अंधकार मिटे, हमको उसका ज्ञान आए। तो ऑर्गन्स के ये 13 फंक्शंस हैं। अभी ये ऑर्गन जो काम करेंगे, फंक्शन करेंगे, वो किसी न किसी के तो ऊपर करेंगे। ऐसे ही वैक्यूम में तो नहीं करेंगे ना, नथिंगनेस में तो फंक्शन नहीं करेंगे। तो वो किसके ऊपर फंक्शन करते हैं? वो 10 प्रकार के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फंक्शन करते हैं। अच्छा, अब वो 10 प्रकार के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर में क्या फंक्शन करते हैं? वो या तो ऑब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं, या तो ऑब्जेक्ट को चलाए रखते हैं, या तो ऑब्जेक्ट के ऊपर रोशनी डाल के ज्ञान निकाल लेते हैं। तो इन ऑर्गन 13 टाइप्स और ऑब्जेक्ट 10 टाइप्स। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। और ऑर्गन का फंक्शन क्या है? 3 टाइप: सीज करना, सस्टेन करना, इल्यूमिनेट करना। illuminate। हाँ, और ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या फंक्शन होता है? वही होता है। ऑर्गन या तो उसको सीज करता है, या तो उसको सस्टेन सस्टेन करता करता है। है, या तो उसको इल्यूमिनेट करता है। तो बस यही कहा गया है, और उसमें समझाया हुआ है कि वो 13 क्या है और वो 10 क्या है। ठीक है, ये 32nd तारिका का कोर मीनिंग है। तो उसमें 13 क्या है? 13 है बुद्धि, अहंकार, मानस, 5 ज्ञानेंद्री, और 5 कर्मेंद्री। ये 13 हो गए। अब इसमें 10 ऑब्जेक्ट क्या है? 10 ऑब्जेक्ट इसमें है वो ऑब्जेक्ट जो कि धरती पे हैं, और जो आप बोल लिए कि मानसिक तौर पे हैं या सूक्ष्म तौर पे हैं। तो जो ऑब्जेक्ट्स धरती पे हैं वो 5 प्रकार के हैं, और उनके इक्विवेलेंट हैं जो कि सूक्ष्म रूप से हैं। तो वो 5 + 5 को ये 10 बोलते हैं। अभी जब हम आ, आ, कर्म करते हैं, 5 प्रकार के कर्म करते हैं, तो वो 5 प्रकार के कर्म जो हैं आ, वो कौन से कर्म हैं? एक तो है मुंह से बोलना, तो वो क्या है? साउंड है। एक है
हाथ से मूवमेंट करना, वो है मैनिपुलेट कर रहे हैं हम वस्तु को। एक है पैर से मूव करना, वो लोकोमोशन है, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना। एक है सेक्सुअल ऑर्गन का प्रयोग करके प्लेजर गेन करना, और एक है एक्सक्रीटरी ऑर्गन का प्रयोग करके बॉडी से टॉक्सिक मटेरियल निकालना। तो इन सब में क्या हो रहा है कि हम सीज कर रहे हैं, उस चीज को पकड़ रहे हैं, और या तो मैनिपुलेट कर रहे हैं, या तो मूव कर रहे हैं, या बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। तो जिनके साथ हम ये एक्शन कर रहे हैं, ये हम नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में धरती पे कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के इक्विवेलेंट सूक्ष्म सूक्ष्म रूप से हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं कि स्पीच, एक स्पीच हो सकती है जो कि फिजिकल स्पीच नहीं है, मेंटल स्पीच है, माइंड के अंदर चल रही है। एक मैनिपुलेशन हो सकता है जो फिजिकल मैनिपुलेशन नहीं है, मेंटल मैनिपुलेशन है। मैं अपने आप से बहस कर रहा हूं या अपने अंदर थॉट्स को घुमा रहा हूं। एक हो सकता है फिजिकल मूवमेंट, और एक हो सकता है थॉट्स का मूवमेंट। एक हो सकता है फिजिकल एक्सक्रीशन, और एक हो सकता है कि अपने अंदर से जो गंदे थॉट है, गुस्सा का, जेलसी का, नेगेटिविटी का, उसको हम पकड़ के बाहर निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि 5+5 10 हो जाएंगे। और सिमिलरली जो हम ज्ञान लेते हैं, ज्ञान इंद्रियां यूज करते हैं, उनमें भी धरती के हिसाब से, मतलब फिजिकल वर्ल्ड के हिसाब से और मेंटल वर्ल्ड के हिसाब से। तो फिजिकल वर्ल्ड के हिसाब से क्या है, वापस वो साउंड है। हम साउंड कान में सुनते हैं, हम टच करते हैं, हम रूप देखते हैं, हम टेस्ट करते हैं, हम ओडर, गंध लेते हैं। वही एक्टिविटीज पैरेलल मेंटल लेवल पे इंटरनल हो सकती है। तो ये 5+5 10 हो गए ज्ञान इंद्रियों के। अगर अभी हम बात करते हैं बुद्धि अहंकार मानस का, तो ये बुद्धि अहंकार मानस कैसे जिंदा रहते हैं, क्या सस्टेन करते हैं? वो प्राणों को सस्टेन करते हैं, वायु को सस्टेन करते हैं। 5 प्रकार के वायु हैं जो कि हमारे जीवित रहने के लिए जरूरी है। तो उन 5 प्रकार के जो वायु हैं, उनका संबंध किससे है? उनका संबंध है 5 महातत्वों से। क्योंकि वो वायु चल रहे हैं हमारे अंदर, इसलिए वो 5 महातत्व बन रहे हैं, इसलिए हमारा शरीर भी बन रहा है। तो उन वो जो 5 वो हैं, वो भी मतलब उनमें हम बोल सकते हैं कि 5 तन्मात्राएं हैं जो सूक्ष्म हैं, और जो मूल रूप है, ये जो महाभूत हैं, वो स्थूल है। तो इसमें भी अपने 10 ऑब्जेक्ट पे आ जाते हैं। तो आप कहीं से भी देखिए, कैसे भी देखिए, वो 10 ऑब्जेक्ट आ ही जाते हैं, और 13 ऑर्गन रहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि 13 ऑर्गन और 10 ऑब्जेक्ट का ये काम होता है। और इसमें दोनों केस में सीज करना, सस्टेन करना और उसको इल्यूमिनेट करना, ये 3 एक्टिविटीज होती हैं। तो इसी के बारे में पूरा ये कारिका है। अभी क्लियर है आपको? ओके, इस कारिका पे किसी और का क्वेश्चन है? कि सबको अभी क्लियर है? सब लोग चुप हो जाते? क्लियर है सर। क्लियर है, ओके। तो अभी हम लोग उस कारिका पे जाते हैं, पहले वाले पे, जहां पर कि मेरे ख्याल से सौम्या ने वो पॉइंट उठाया था। इसको देखते हैं क्या है। सर मुझे ये डाउट इसलिए आया कि अभी जैसे आपने दोबारा समझाते हुए बोला ना कि जो प्राण वायु है वो बुद्धि मानस और अहंकार सस्टेन करता है उनको, जो मानसिक तत्व हैं हमारे। नहीं, आपका जो पॉइंट है वो वैलिड है, उस पर कोई
कोई मतलब गलत चीज नहीं है। उसको हम लोग एक बार और देखते हैं कि उस कारिका में 29th में जहाँ पे उसका पहला वर्णन आता है ये क्या बोलता है। इसमें कुछ एक दो स्पेशल बातें हैं जो कि आपने मेंशन नहीं करी हैं, और मैं चाहता हूं कि सबके भी जहन में रहे वो, इसलिए मैं उसको रिपीट कर रहा हूं। अच्छा तो वो जो 3 इंटरनल ऑर्गन है, ओके, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वही उनके फंक्शन है। और ये कैरेक्टरिस्टिक या ये फंक्शन इन तीनों के अपने अपने हैं, यूनिक है, इंडिविजुअल है, पिक्यूलियर है, कोई कॉमन नहीं। लेकिन इनके अंदर एक कॉमन मॉडिफिकेशन होती है, और वो मॉडिफिकेशन जो होती है वो 5 वायु की मॉडिफिकेशन होती है। अब ये बोलते हैं कि इनको संस्कृत में कैसे डिस्क्राइब किया जाता है कि इनका स्व लक्षण होता है, अपना लक्षण होता है, अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है, अपना क्वालिटी होता है। और इनके वो जो अपना कैरेक्टरिस्टिक है मतलब डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक है, और वो क्या है? पहला वाला महत है। महत की क्या खूबी है? वो ग्रेट प्रिंसिपल है, इसलिए वो डिस्टिंक्ट है। दूसरा जो है वो अहंकारा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंक्ट क्या है कि वो आई प्रिंसिपल है, वो अपनी बात करता है। और तीसरा जो है वो मानस है, उसका क्या है? वो माइंड है। तो इनके ये कैरेक्टरिस्टिक्स तीनों अलग हैं, इसलिए इनका बिहेवियर, इनका नेचर भी अलग है। और यही इनकी प्रॉपर्टीज हैं जो इनको अपना अपनी पहचान देती हैं, उस ऑर्गन को पहचान देती है। तो पहचान क्या है? वो फंक्शन उनका क्या है? तो पहला फंक्शन जो है बुद्धि का है, वो डिटर्मिनेशन का पावर है। वो डिटरमाइन करती है, चूज करती है, डिसाइड करती है, पिक करती है, फाइनलाइज करती है, और उसमें विल पावर होता है। तो वो विल पावर के आधार पे चूज करती है, संकल्प कर लेती है, होल्ड करती है, पावर एक्सरसाइज करती है। तो ये बुद्धि की खूबी है, ये बुद्धि का कैरेक्टरिस्टिक है, ये बुद्धि का नेचर है। अच्छा, अपने बारे में सोचना, अपने ईगो के बारे में सोचना, ईगो सेंट्रिक रहना, ईगो पे आधारित रहना, ये आई प्रिंसिपल है, ये अहंकार का काम है। अहंकार और बुद्धि में क्या फर्क है? अहंकार अपने बारे में सोचता है, ईगो का सोचता है, उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। लेकिन जो बुद्धि है वो डिटरमाइन करती है क्या सही है, वो चूज करती है, वो डिसाइड करती है, उसमें इच्छा शक्ति होती है, विल पावर होता है, वो जिस बात को पकड़ती है उसको होल्ड करती है, ये बुद्धि है। और तीसरा जो है वो मानस है। मानस में ऑब्जर्वेशन का पावर होता है। मानस जो है वो इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो ऑब्जर्व करता है, वो पहचानता है, वो प्रत्यक्ष रूप से देखता है, और वो आइडेंटिफाई करता है। तो इस काम में मानस जो है ये उसका नेचर है, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये तीनों के कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है। अब इनके फंक्शन जो हैं वो दो टाइप के हैं। एक इनका फंक्शन है जो कॉमन है तीनों में, और एक फंक्शन है जो स्पेसिफिक है, अलग अलग है, यूनिक है। तो हमने अलग अलग यूनिक वाले तो देख लिए, जो पिक्यूलियर है, बुद्धि का क्या है, अहंकार का क्या है, मानस का क्या है। लेकिन जो कॉमन है, वो कॉमन, तीनों में जो कॉमन है, तीनों में जो प्रेजेंट है, तीनों में जो एक्ट करते हैं, वो है 5 वायु, जिसको कि हम साधारणता सिंपल टर्म्स में प्राण भी बोल सकते हैं, या 5 प्रकार के अलग अलग वायु बोल सकते हैं, अगर हमको स्पेशली डिफाइन करना। तो फिर वो बताते हैं कि ये जो 5 वायु हैं, ये इन 3 ऑर्गन्स के लिए जरूरी है, इनके एग्जिस्टेंस के लिए। ये अगर नहीं रहेंगे
तो ऑर्गन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इन ऑर्गन्स के एग्जिस्टेंस के लिए ये चाहिए। और हम, हाँ बोलिए। सर, पांच वायु का मतलब क्या है, उसका कंपोजिशन क्या? हाँ, 5 अलग तरह के वायु है, मैं बताता हूँ, हमने हाँ, उसको हाँ। बताया था, बोलते अच्छा, हैं। अच्छा। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के वायु जो है, इन पे आप बोल सकते हैं बुद्धि, अहंकार और मानस डिपेंडेंट है। ये 5 प्रकार के वायु अगर नहीं है, ये बह नहीं रहे हैं, ये फ्लो नहीं कर रहे हैं, तो ये बुद्धि, अहंकार, मानस नहीं रहेंगे, खत्म हो जाएंगे, उनका एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाएगा और वो खत्म हो जाएंगे। और जो प्राणायाम है वो यही है। प्राण का आयाम करना मतलब प्राणों को कंट्रोल करना। क्यों किया जाता है? चित्त को कंट्रोल करने के लिए। चित्त क्या है? बुद्धि, अहंकार, मानस का कॉम्बिनेशन। तो हम जब हमको चित्त को खत्म करना है, तभी हम पुरुष में पहुंचेंगे। तो योग क्या है कि चित्त के वृत्तियों को निरोध किया जाता है। और इसमें क्या है कि आप अगर इन प्राणों को रोक लेते हैं, तो आपका जो चित्त है उसका फंक्शन खत्म हो जाएगा और आपकी प्रकृति खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी मतलब डिसॉल्व हो जाएगी मूल प्रकृति में वापस, और आप पुरुष के अंदर एंट्री कर जाएंगे। तो ये जो 5 प्राण हैं, उसमें सबसे पहला है प्राण खुद। ये नाक के टिप पे, हार्ट पे, नाभि पे, पैरों में, अंगूठे में रहता है। उसके बाद दूसरा है अपाना। अपाना जो है वो गले में, पीठ पे, पैरों में, पीछे एनस में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में और साइड में रहता है। समाना जो है वो हार्ट में, नेवल में, जॉइंट्स में रहता है। उड़ाना जो है वो हार्ट में, थ्रोट में, पैलेट में, हेड में, आईब्रोज में, मतलब ये ऊपर की तरफ रहता है। और व्याना जो है वो पूरे स्किन में रहता है। इन पांचों को 5 वाइटल एयर्स, मतलब 5 इंपॉर्टेंट प्राण आप समझ लीजिए, इनको बोला जाता है। तो अभी सौम्य, तुम्हारा क्या क्वेश्चन है वो करो। सर, ये जो 5 वाइटल एयर्स हैं, हम्म। इनको आपने वाइटल एनर्जी फोर्स भी बोला था। हम्म। वाइटल एनर्जी लाइफ फोर्स। हम्म। और 29 में हमने ये समझा कि अगर ये 5 प्राण वायु नहीं होंगे तो हम्म। हमारा बुद्धि, अहंकार और मानस नहीं होगा। हम्म। वो डिसॉल्व हो जाएगा और वो मूल प्रकृति में आ, मिल जाएगा। हम्म। और अब हम बोल रहे हैं यहाँ पे 31 में शायद कि ये जो अहंकार, बुद्धि और मानस हैं, ये हम्म। हमारे, इनके जो फंक्शंस हैं वो ये वायु को सस्टेन करते हैं। हम्म। ये कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है? नहीं नहीं, कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आपका शरीर है, वो दोनों पे डिपेंडेंट है। मतलब जहां पीछे से आया है उससे भी संबंधित है, और जहां जा रहा है भविष्य में उससे भी संबंधित है। हमारे अंदर में इमेजिनेशन भी है और मेमोरी भी है, हमारे अंदर में नाव भी है। तो आप अगर भविष्य का अपना कुछ कंडीशन चेंज करेंगे मेंटली, तो आपका वर्तमान चेंज हो जाएगा और आपका जो भूत है वो भी चेंज हो जाएगा। और अगर आप भूत में जाके कुछ चेंज करेंगी वर्तमान में, तो आपका वर्तमान भी चेंज हो जाएगा और भविष्य भी चेंज हो जाएगा। तो ये टू वे कम्युनिकेशन है, ये बोथ साइड से है। हमने देखा कि अहंकार जो है वो इंद्रियां भी बनाता है सात्विक होने पे, और शरीर भी बनाता है तामसिक होने पे। लेकिन हमारा अहंकार फुल टाइम तामसिक नहीं रह सकता है।
हमारा अहंकार तामसिक होता है, सात्विक होता है, तामसिक होता है, सात्विक होता है। तो ये एग्जिस्टेंस में दोनों है, ये नहीं है कि एक ही है। अभी आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वैसे ही जो हमारे प्राण वायु हैं वो हम्म। हमारे मन बुद्धि अहंकार को के लिए जरूरी भी हैं, और मन बुद्धि अहंकार उनको सस्टेन भी करते हैं। टू वे है आप बोल रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से गलत मतलब निकला। अच्छा। अ, अंदर जो बुद्धि अहंकार मानस है वो वायु पे आधारित है, और वायु जो है वो बुद्धि अहंकार मानस पे आधारित है। अभी समझ में आया आपको? ठीक। नहीं, अगर नहीं आया तो पूछिए। हाँ, मुझे वही समझ में आया था मगर मैं बोल नहीं पाई थी। ठीक है, दोनों एक दूसरे पे आधारित हैं। अम, दोनों एक दूसरे पे आधारित हैं, लेकिन ये बैलेंस कौन बिगाड़ता है? आपका जब इंटेंशन आता है, जब पुरुष एक पॉसिबिलिटी डालता है कि मेरे को सांसों को रोकना है, तो जब वो अपनी स्व इच्छा से मूल प्रकृति में वो डालता है पॉसिबिलिटी, या वो पॉसिबिलिटी चुनता है, तब बुद्धि क्या करती है? सांसों को रोकती है, अहंकार को इंस्ट्रक्शन देती है कि सांसों को रोको। और वो सांसों को रोकता है। सांसों को रोकता है तो जो उसकी बुद्धि की एक्टिविटी है वो कमजोर होती है, उसकी ब्रेन की एक्टिविटी कमजोर होती है। ब्रेन में खून कम जा रहा है, ब्रेन में ऑक्सीजन कम जा रहा है, ब्रेन में खाना और फ्यूल कम मिल रहा है। तो ऑटोमेटिकली ब्रेन की स्पीड, ब्रेन का ऑपरेशन का स्कोप सब ड्रॉप होने लगता है। इसका मतलब क्या है कि हम इंटेंशनली माइंड से सुइसाइड करा रहे हैं, अहंकार से सुइसाइड करा रहे हैं, बुद्धि से सुइसाइड करा रहे हैं। तो प्राणायाम जो है वो माइंड की किलिंग की एक्सरसाइज है, ब्रेथ को कंट्रोल करके। हम्म, तो वो नॉर्मल आदमी नहीं करेगा, लेकिन जिसको मालूम है कि मेरे को प्रोग्रेस करनी है, मेरे को ग्रो करना है, मेरे को स्पिरिचुअली हायर लेवल पे जाना है, वो इंटेंशनली करेगा। हम्म, आप क्या प्राणायाम करते हुए लोगों को देखते हैं क्या? नहीं देखते हैं। लेकिन कोई अगर योगा सेंटर में जाता है, टीचर बोलता है प्राणायाम करो, तुम्हारी खूबसूरती बढ़ेगी, तुम्हारी सुंदरता बढ़ेगी, तुम्हारी बीमारी निकलेगी, वो उसके लिए करता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कोई नहीं करता है, बहुत ही गिने चुने लोग होंगे। और प्राणायाम में दुनिया भर के वो होते हैं, बोलने चाहिए फॉर्मूला होते हैं कि इतना सेकंड अंदर, इतना सेकंड बाहर, इतना सेकंड बीच में, इतना नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना। तो उतना कॉम्प्लिकेशन की जरूरत ही नहीं है। आपको किसी आदमी को मारना हो, उसका गला घोट लीजिए बस। आप क्या करते हैं? गला घोट के उसका सांस रोक लेते हैं। तो सांसों का, प्राणों का चित्त से डायरेक्ट संबंध है, ब्रेन से डायरेक्ट संबंध है। हम्म, तो उसमें अगर आप इस फैक्ट को यूज करते हैं तो इसको यूज किया जा सकता है स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल एक्सपेंशन के लिए। तो इसलिए आप देखेंगे कि अष्टांग योग में चौथे नंबर पे प्राणायाम दिया हुआ है, और हठ योग में भी प्राणायाम किया जाता है। लेकिन पतंजलि के योग में उन्होंने बहुत ही जनरल तरीके से समझाया है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज नहीं डाली है। उसमें लिखा है कि आप सांसों को अंदर रोक लीजिए, बाहर रोक लीजिए, बीच में रोक लीजिए, जहां आपको मर्जी वहां रोक लीजिए, सांसों को रोकना इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों का संबंध है। इनफैक्ट आपके बॉडी के, माइंड के, इमोशंस का भी संबंध है आपके ब्रीदिंग से। आपको बहुत ज्यादा डर लगता है तो ब्रीदिंग को स्लो कर लीजिए, आपका डर चला जाएगा। आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ब्रीदिंग को स्लो कर लीजिए,
उससे क्या होता है, आप माइंड के स्पीड पे ब्रेक मार रहे हैं। जैसे गाड़ी में ब्रेक होता है, वैसे हमारे बॉडी का ब्रेक माइंड के लिए ब्रीदिंग है। आप ब्रेथ को रोक लीजिए, आपका माइंड स्लो डाउन हो जाएगा। हठ योग में क्या करते हैं, हठ योग में जो सुषुम्ना नाड़ी से प्राण ऊपर जा रहे हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। तो ऊपर में धीरे धीरे चित्त जो है वो लय कर जाता है, मर्ज कर जाता है आत्मा के साथ। मतलब चित्त खत्म हो जाता है, तभी जाके मोक्ष मिलता है। मोक्ष के लिए चित्त का होना, चित्त के होने से मोक्ष नहीं मिल सकता है। चित्त के खत्म होने के बाद ही मोक्ष मिल सकता है। ये आपको समझ में आ रहा है अभी जो मैं बोल रहा हूं? यस सर। तो हम जब पैदा होते हैं चित्त लेके पैदा होते हैं, और हमको जब वापस जाना है, हम चित्त को छोड़ के जाना चाहते हैं, खत्म करके जाना चाहते हैं, तभी हमको मोक्ष मिलेगा। और मजे की बात है, जब आपको मोक्ष मिलता है चित्त छोड़ने के बाद, तब आपको कंट्रोल मिलता है पूरे प्रकृति के ऊपर। अभी तो हमको ये समझाया जाता है माइंड को डिसिप्लिन करो, माइंड को डिसिप्लिन करो। योग और शांति कहता है माइंड का मर्डर करो, हटाओ उसको। वही सारे जड़ की, सारे फसाद की जड़ है। वो जो पहला जो कारिका है सांख्य का, जो कहता है कि 3 प्रकार के दुख है, और वो कहां से आते हैं, अपने अंदर से आते हैं, औरों से आते हैं, और दैविक ताकतों से आते हैं। दैविक ताकतों से, बाहर से, अंदर से कहां पे इंपैक्ट करते हैं, आपके चित्त पे इंपैक्ट करते हैं। आपके 3 इंटरनल ऑर्गन पे जाकर धक्का मारते हैं, और ऐसा धक्का मारते हैं कि मारते ही रहते हैं। आपको एक बार बुखार आएगा तो हो सकता है आपको जीवन में 20 बार 50 बार बुखार आए। आपको एक बार चोट लगेगी तो हो सकता है आपको जीवन में 50 बार चोट लगे। तो वो क्या है कि आता रहता है, आता रहता है। वो आपके साथ एक्सीडेंट, कष्ट, दुख देता रहता है, नॉन स्टॉप देता है। आपको मालूम है उसका इलाज क्या है, आपको मालूम है कि ये दवाई खाने से वो ठीक हो जाएगा ठीक, घंटा 2 घंटा 3 घंटा 6 घंटे के लिए, फिर वापस आएगा। आपको भूख लगी, खाना खाया आपने, 6 घंटे बाद आपको फिर खाना पड़ेगा। आपको प्यास लगी, पानी पिया आपने, 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद आपको फिर पानी पीना पड़ेगा। वो बंद नहीं कर सकते आप कि एक बार मैंने पानी पी लिया अब मैं अगले जन्म में पीऊंगा, असंभव है। तो ये जो कांस्टेंट दुख लगा रहता है, उसके इलाज के लिए चित्त को मारना पड़ता है, क्योंकि वो दुख चित्त में होता है और कहीं नहीं होता है। वो दुख तन्मात्राओं में नहीं होता है, इंद्रियों में नहीं होता है। आंख को क्या मालूम क्या दुख है, आंख तो पिक्चर खींचता है, कैमरा है। कान को क्या मालूम दुख है, कान तो आपका एक माइक्रोफोन है, बाहर से आवाज खींच लेता है ना। तो दुख आपके इंद्रियों को नहीं मालूम पड़ता है, दुख आपके चित्त को मालूम पड़ता है। क्यों मालूम पड़ता है? क्योंकि उसमें मेमोरी है, उसमें इमेजिनेशन है, वो ज्ञान भी रख लेता है, और वो सही ज्ञान गलत ज्ञान भी घुसा लेता है। उसका लाइकिंग डिसलाइकिंग है, उसके अंदर अज्ञानता है, उसके अंदर ईगो है, सब कचरा वहीं पर ही है। आपके हाथ को कभी दुख नहीं होगा, लेकिन हाथ में चोट लगेगी तो आपके चित्त में दुख होगा। पेन आपके नर्वस सिस्टम में होता है। तो वो नर्वस सिस्टम क्या है? वो बुद्धि, अहंकार, मानस है। अभी क्लियर हो रहा है? हाँ सर, क्लियर है। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप पहले 2 कारिका जो है उनका मीनिंग पढ़िए दोबारा से, तब आपको समझ में आएगा। आप देखिए दूसरे कारिका में वो बोलते हैं कि दुख मिटाने के कई तरह के मीन्स हैं। विजिबल भी है मीन्स, इनविजिबल मीन्स भी है, लेकिन वो कहते हैं कि सेकंड कारिका में जो स्क्रिप्चरल मीन्स है, मतलब यहां पे वेदों की बात हो रही है।
जो स्क्रिप्चरल मीन्स है, यज्ञ और उस तरह का, पूजा पाठ, बलि, ये भी एक ऑब्वियस मीन्स है, लेकिन इसमें गड़बड़ी है, इसमें इम्प्योरिटी है, डिके है, एक्सेस है। और इसके कॉन्ट्ररी जो फिजिकल है और जो स्पिरिचुअल है, उनके कॉन्ट्ररी एक और मेथड है दुख निवारण का, दुख से मुक्ति पाने का, जिसमें कि आपको डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज मिलता है, मतलब विवेक मिलता है, विवेक ख्याति मिलती है, जिसमें आपको मैनिफेस्ट, अनमैनिफेस्ट और स्पिरिट, पुरुष का डिफरेंस समझ में आता है। इसका मतलब आपको समझ में आता है कि प्रकृति क्या है, मूल प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है। तो अगर आप अपने आप को प्रकृति से खींच के पुरुष की अवस्था में डाल देते हैं, तब आपका दुख मिट जाएगा। कहते हैं ये मेथड सुपीरियर है, और इसी मेथड को, सेकंड कारिका के मेथड को समझाने के लिए उसके बाद 70 कारिकाएं हैं। अगर आपको यही समझ में नहीं आएगा कि हम क्यों कर रहे हैं बाकी, तो फिर बेकार है। ये सेकंड कारिका के बात को समझने के लिए कि चाहे फिजिकल मीन्स हो दुख मिटाने का, चाहे इनविजिबल मीन्स हो, स्पिरिचुअल मीन्स हो, हर मैटर में परमानेंट इलाज नहीं होता है, डेफिनेट इलाज नहीं होता है, वो लौट के आता है पेन। तो उसका डेफिनेट परमानेंट इलाज क्या है? वो कहते हैं कि ये समझिए कि आप प्रकृति में हैं, और उसके पहले एक मूल प्रकृति भी है, और उसके पहले एक पुरुष भी है। जब आप ये समझेंगे और पुरुष का अनुभव करेंगे, तब आपका दुख परमानेंटली मिट जाएगा, वरना नहीं मिटेगा। और जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, आपको लौट लौट के आना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। या इस जीवन में समझिए, या 10 जीवन बाद समझिए, या 10,000 जीवन बाद समझिए, समझना पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं। ठीक है, अभी अभी क्लियर है सभी को? हाँ जी। तो ये वो जेल है जिसमें हम लोग अनजाने में आ गए, और हमको ये ज्ञान लेकर इस जेल का ताला खोल के शान से निकल के बाहर जाना है। ठीक है, हाँ बोलिए। क्लियर सर। ओके, किसी और का कोई सवाल है? नहीं? तो फिर यहीं पे रुके। जी सर। सर एक बात और आपने आज बोली थी कि ये जो 5 वायु हैं, ये हम्म। 5 महाभूत से आते हैं, दे कम ड्यू टू 5 ओके, एलिमेंट्स। देखिए ऐसा है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये 25 तत्व साथ में हैं नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक इंसान के लिए। मतलब हम लोग जो धरती पे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, ये 25 तत्व एक साथ में हैं। ये ऐसा नहीं है कि किसी को 22 तत्व है, किसी को 20 तत्व है, किसी को एक तत्व है, किसी को 6 तत्व है, ऐसा नहीं है। ये सारे एग्जिस्ट करते हैं, और ये रियलिटी है, ये रियल है। लेकिन वो रियलिटी के 25 पॉइंट हैं। हम 25 में से 24 पॉइंट प्रकृति के हैं, और एक पॉइंट जो है वो देखने वाला का है,
और बाकी 24 को देखा जा रहा है। तो 24 ऑब्जेक्ट हैं और एक ऑब्जर्वर है, वो है पुरुष। ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तो जब एक देखने वाला है, अब उसकी मर्जी है, वो फर्स्ट को देखे, सेकंड को देखे, थर्ड को देखे, फोर्थ को देखे, फिफ्थ को देखे, 3 को एक साथ देखे, 10 को एक साथ देखे, उसके ऊपर है। अब हो सकता है कि वो एक जगह खड़ा है, वहां पहाड़ भी है, वहां पर पानी भी बह रहा है, उसको हवा भी ठंडी लग रही है ना। तो वो 3 तत्वों को देख रहा है। और किसी जगह हो सकता है कि एक ही तत्व है। मान लीजिए वो प्रकृति से बाहर आ गया, तो यहां तो वो अपने आप को देख रहा है, यहां तो मूल प्रकृति को देख रहा है। तो तत्व मतलब वो रियलिटी जिसको हम देख रहे हैं, उसका वर्णन है ये। क्योंकि यहां पे डिफाइन किया जा रहा है कि सेल्फ कौन है, ये क्रिएशन कहां शुरू हुई, ये क्रिएशन इवॉल्व होने के बाद कहां जा रही है। तो इन्हीं 3 क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए ये 25 तत्वों को पेश किया गया है। अभी क्लियर है? सर 25 तत्व तो क्लियर है, मगर जब ये 5 वायु आती हैं तो अभी तक हम यही समझ रहे थे कि हमारी तन्मात्राएं पंच महाभूत को क्रिएट करती हैं हमारे हाँ संस्कारों और वासनाओं के बेस पे। हाँ। अब ये वायु कहाँ से आ रहे हैं? वायु पंच महाभूत के जो क्या बोलते हैं, अ, उसका जो एयर एलिमेंट है, वायु एलिमेंट है, उसके टाइप्स हैं कि वो सेपरेट है? लाइफ फोर्स जो है, एलिमेंट्री वाइटल लाइफ फोर्स जो है वो अलग है, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा। नहीं, देखिए, आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा कि इंटेलिजेंट लाइफ गिविंग तत्व एक ही है, वो है कॉन्शियसनेस। वो है वो वही चेतन तत्व है, वही प्योर चेतना है। बाकी सब इनर्ट है। हाँ। तो वो 5 वायु आपको आपको आपके अंदर में जिंदगी नहीं फूक रहे हैं। वो मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकते हैं। कॉन्शियसनेस जो है, उसी से क्रिएशन है। कॉन्शियसनेस से ही पहले बुद्धि आ रही है, उसके बाद अहंकार आ रहा है, और वही कॉन्शियसनेस स्विच होते हुए ऑब्जेक्ट भी बनाती है, सब्जेक्ट भी बनाती है। राइट। ठीक है। अब इन इन कमेंट्रीज में क्या होता है, जो दिक्कत आती है कि आप देखेंगे प्राण की बात जो है, वो वेदांत के स्ट्रक्चर में ज्यादा है। मतलब वहां पर अगर आप देखेंगे कि क्या बोलते हैं उसको, मतलब शरीर और उसके बाद प्राण, उसके बाद मन, कोश जो है, कोश थ्योरी, अन्न माया कोश, प्राण माया कोश, मन माया कोश, आनंद माया कोश, ऐसे करके बनते हैं ना। 5 कोश। हाँ, 5 कोश। तो उसमें प्राण का वर्णन है। ठीक है। ये जो सांख्य है, इसमें जो सूत्र हैं या जो कारिका हैं, उसमें हल्का सा वर्णन है, कोई उसके ऊपर पूरी स्ट्रक्चरिंग नहीं है। जैसे 29 कारिका में हमने देखा कि वो बोलते हैं कि ये जो 3 इंटरनल ऑर्गन है, बुद्धि अहंकार मानस, इनके अपने फंक्शन ये हैं, और कॉमन फंक्शन क्या है कि वो प्राणों को चलाते हैं। अगर आपका बुद्धि जो पूरी एक्टिविटी ड्राइव कर रहा है, आपका अहंकार, वो अगर शरीर को नहीं चलाएगा, लंग्स को नहीं चलाएगा, तो आपके अंदर प्राण कहां से आएंगे, कहां जाएंगे?
अभी फिर कोई बोल सकता है कि हार्ट को चलाता है, कोई बोल सकता है कि किडनी को चलाता है, कोई बोल सकता है कि पैंक्रियास को चलाता है। तो ये उतने डिटेल में नहीं गए हैं, ये सिंपल बात कर रहे हैं कि हम जो हैं, हमारी रियलिटी जो है वो एसेंशियली इन 25 तत्वों पे है। कर्म इंद्री बाहर काम करती है, ज्ञान इंद्री बाहर से अंदर ज्ञान लेती है, तन्मात्राएं बाहर मैटर बना रही हैं, पंचमहाभूत ग्रॉस मैटर बाहर बना रही है, और इंटरनल जो इंटेलिजेंस है वो बुद्धि से चालू हो रही है। बुद्धि का काम ये है, अहंकार का काम ये है, मानस का काम ये है, मूल प्रकृति का काम ये है, पुरुष का काम ये है। तो ब्रॉडली फंक्शनैलिटी को डिवाइड किया हुआ है सिंपलेस्ट फॉर्म में, और उसी को हम मान के चलेंगे, क्योंकि हमको फिलोसॉफिकल लेवल पे समझना है। हमारा पर्पस है कि हमको जीवन से दुख मिटाना है, हमको पुरुष में आना है, हमको प्रकृति के ऊपर कंट्रोल पाना है, हमको हमारे जीवन को बिल्कुल अल्टीमेट लेवल पे ले जाना है। हमको डॉक्टर नहीं बनना है ऑर्गन्स का, बॉडी का। हमको अपने आप को ग्रो करके राइज करना है। तो ये एक एसेंशियली सेल्फ इंप्रूवमेंट की साइंस है, जिसमें हमारे 25 एलिमेंट्स को, प्रिंसिपल्स को, रियलिटी पॉइंट्स को समझाया जा रहा है। अभी आपको क्लियर हो रहा है? हाँ सर। कि अभी भी डाउट है कुछ? नहीं, ओके। डाउट नहीं है। नहीं, कुछ और कुछ बोलना हो तो बोल लीजिए, कोई कोई मना ही नहीं है। नहीं, अभी और कोई डाउट नहीं है सर। ओके, ठीक है। आपको इसको एज सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रोग्राम लेना है। हर आदमी जीवन में दुख एहसास करता है, जबकि हर आदमी जीवन में पूर्ण रूप से आनंद ले सकता है, लेकिन उसको बताने वाला कोई नहीं है। जो बाजार चला रहे हैं वो बोलेंगे सिगरेट पियो, दारू पियो, प्रोस्टिट्यूट के पास जाओ, अडल्ट पिक्चर देखो, खर्चा करो। तो वो एक कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी चलाना चाहते हैं, मटेरियलिस्टिक सोसाइटी चलाना चाहते हैं। उनका बिजनेसमैन का पॉइंट ऑफ व्यू है, उनको अपने बैंक में बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स चाहिए। उनका अप्रोच ही मतलब टैरिफ वाला अप्रोच है। तो वो दूसरे दुनिया के लोग हैं, वो आज के जमाने के असुर हैं। तो बताइए, आप उनको अच्छी तरह मालूम है कि यहां से कितने बिलियन डॉलर्स का सामान वहां जाता है, और आप 50% टैरिफ लगाओगे तो उन लोगों की नौकरियों का क्या होगा? तो ये तो हिंसा है ना। सर, असुरों को भी ज्ञान देने के लिए एक शुक्राचार्य थे, तो कोई तो हाँ तो होगा। हाँ तो इनके लिए भी कोई, कोई ना कोई पहुंच जाएगा। हाँ, कोई ना कोई जो उनकी भाषा में उनको समझाएगा। अब ये तो मुझे पता नहीं कि उनकी भाषा में समझाएगा कि नहीं समझाएगा, बट एक कुदरत का नियम है कि कुदरत में सत्व होता है, तमस होता है, और साथ में रजस होता है। रजस मतलब कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहेगा। कभी सत्व बढ़ेगा, कभी तमस बढ़ेगा, कभी रजस बढ़ेगा। ये तीन नाचते रहेंगे, प्रकृति नाचती रहेगी, और एक जगह खड़ी नहीं रह सकती है। तो ये होता रहेगा। हम्म। ठीक है, हम्म। चलिए फिर क्लोज करें। जी। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।